उससे कहा था जल्दी आया करो, सुबह थोड़ी अपना जल्दी करो। वो तो सबसे पास में रहती है। अब हमको क्या पता कौन या चौराहे पे रहता है। चल क्या पता है अरे क्रांति की क्या पता है क्रॉस। हाँ क्रॉस से आगे बढ़ चुके हैं। हरित क्रांति पहली हरित क्रांति हो गई थी, दूसरी पहली और दूसरी को मिलाकर अगर हम बात करें तो 1966 से स्टार्ट होकर 1980 तक आपकी हरित क्रांति चली है। दूसरी हरित क्रांति का जो टाइम पीरियड है 1970 से लेकर 1980 तक है। पहली हरित क्रांति का फोकस किसके लेकर था? गेहूं को लेकर था, जबकि द्वितीय हरित क्रांति का फोकस आपके धान को लेकर हुआ है। और द्वितीय हरित क्रांति का तो क्षेत्र जो आपका क्या था? आपके पूर्वी भारत के साथ दक्षिण भारत, तमिलनाडु, कर्नाटक वाले क्षेत्र, क्योंकि इस क्षेत्र में आपने देखा है खेती किसकी ज्यादा हो रही है? धान की खेती हो रही है। इसके बाद तीसरी हरित क्रांति जो आई थी वो 90 से चली और 2003 तक चली, और जिसका फोकस इस पर था कि मोटा अनाज, दलहन और तिलहन पर थी। क्लियर हो गया? हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था बताओ जरा। हरित क्रांति का उद्देश्य हम खाद्य आपूर्ति करना, बस खाद्य आपूर्ति करना पहला, और उद्देश्य तभी मैंने बस बोला, इसके अलावा भी और एक उद्देश्य से कोई परियोजना नहीं चलती। बताओ तुम्हारा नाम क्या है? हंसा, बताओ। नलकूपों द्वारा सिंचाई की व्यवस्था कराना ऐसे क्षेत्रों में जहां पर पानी की व्यवस्था सही नहीं हो। वेरी गुड। और बताओ। अच्छा, उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, खाद्यान्न की आपूर्ति को पूरा करने के लिए कदम उठाए थे ना, वो कदम बताओ। उद्देश्य तुम्हारा ये था, तो उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पीछे से कुछ और भी तो उद्देश्य होंगे छोटे छोटे। भाई कोई बड़ा लक्ष्य तैयार कर रहे हो तुम, उसके पीछे कोई छोटा छोटा लक्ष्य तो बनाओगे, या एक साथ बड़ा टारगेट प्राप्त कर लोगे? तो छोटे छोटे लक्ष्य की तो बात कर रहे हैं। उन छोटे छोटे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ ना कुछ क्या चाहिए होंगे? मॉडल तैयार करना पड़ेगा, कोई पद्धति बनाने पड़ेंगे जिसके ऊपर चला जाएगा। करना होगा कि नहीं? हाँ। उसमें क्या होगा? रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करेंगे, जिससे क्या होगा? उत्पादकता में वृद्धि होगी, क्योंकि खाद्य श्रृंखला को यानी खाद्य की उत्पादकता को बढ़ाने, आपूर्ति करने का मतलब सीधे सीधे ये है कि इतना जितनी आपकी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन का पेट भरना, यानी कि जितनी उन्हें आवश्यकता है उतना पूरा करना, उसके बाद अधिशेष को बचा के स्टोरेज करना। अधिशेष को बचा के स्टोरेज क्यों करेंगे हम? आने वाले समय में जब कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि हमारे खाद्य उत्पादन की क्या होगी, समान दर से कम रह जाए, तो उसी अधिशेष में से निकाल के क्या करा जाएगा? इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये गवर्नमेंट आपको फ्री में राशन दे रही है, ये कहाँ से लेके आ रही है बताओ? वही तो अनाज ला रही है, तो उसमें गवर्नमेंट ने अपने अंडर में कर रखा है, वही तो है। और कहीं से तो नहीं आ रही है। गवर्नमेंट खेत में खुद उगा रही है अपने, कि सारे मंत्रियों को लगा रखा है जाओ आप खेती करो जाके, और प्रति माह अपने खेत पे इतनी फसल उगा के देना मुझे, ऐसा तो नहीं दे रखा है ना। किसान से ही खरीद रही है, और किसान से खरीद के ही गरीब किसान को दे रही है, वो गरीब जनता में बांट रही है। ऐसे लोगों को जो भूमिहीन है, भाई जिसके पास भूमि होगी वो गल्ला खरीदेगा क्या? वो तो ले लेगा ना, अपना उगाएगा और खा लेगा। पर जिसके पास खेती नहीं है वही तो बाहर से चीजें लेके जा रहा है। तो ऐसे तो एक तरफ से लिया और दूसरी तरफ को बांट दिया, और बाकी अधिशेष जो था वो अपने पास रखा। तो कल कितना लिखे देंगे बताओ? इसका दूसरा प्रयोग तालाबों द्वारा सिंचाई की व्यवस्था की गई, और
जो दूसरा चरण था उसको सन में गिरेगा 70 से 80। अगर हम पूर्णतः हरित क्रांति की बात करें तो 2003 तक चली है। 3 चरणों में चली है। पहले चरण में गेहूं, दूसरे चरण में धान, तीसरे चरण में दलहन और तिलहन की फसलें, और इसमें मोटा अनाज भी शामिल है। पर सबसे ज्यादा लाभान्वित कौन हुआ आपका? गेहूं। धान को कम लाभ हुआ। क्यों? क्योंकि एक तो भारत की कैसी जलवायु क्या है? जलवायु विभिन्नता पाई जा रही है, समानता पाई जा रही है। जलवायु कैसी है भारत की? भारत की जलवायु शीतोष्ण उष्णकटिबंधीय है। और वर्षा की मात्रा पूरे देश में भिन्न भिन्न, पूरे देश में भिन्न भिन्न। वर्षा की अवधि कितने महीने का होता है वर्षा का महीना? वर्षा ऋतु 4 महीने। अब आई ना बात समझ में, यही तो वर्षा के अवधि पूछ रहे हैं। तो मोटे मोटे तौर पे पूरे भारत में वर्षा करवा रही है तो 4 महीने की हो रही है। अब 4 महीने में कोई आप ऐसी फसल नहीं कर लोगे जिस फसल को ज्यादा पानी चाहिए होगा, और मौसम में भी फसलों को पानी चाहिए होता है, जिसके लिए हम क्या कर रहे थे? सिंचाई की व्यवस्था करी थी। यहाँ पर भी इसको अभी हरित क्रांति पढ़ रहे हो ना? हेडिंग याद कर रही हूँ मैं, तुम्हें हेडिंग क्या बताना था? मेन हेडिंग याद रह गए, और मतलब अंदर का हेडिंग याद रह गए। मेन हेडिंग भारत में हरित क्रांति की, हाँ भारत में हरित क्रांति, हरित क्रांति के लाभ। भारत में हरित क्रांति के लाभ बताओ, एक एक करके जरा लाभ बताओ। लाभ हुई कि हानि हुई? मैम हानि भी हुई बाद में। हानि बाद में पता चली है ना, पहले लाभ बताओ। लाभ क्या होगा? भारत के किसान संकर पौधों का, यानी कि ऐसे अब एक ही प्रजाति के पौधों पर डिपेंड रहते थे। अब हम क्या करें? उनकी नस्ल को चेंज करके एक नई नस्ल का पौधा बनाया, तो उससे क्या हो गए? उससे भी नए बीजों का निर्माण का प्रयोग करना भी जाना। उसके साथ साथ कृषि जो परंपरागत तरीके से होती थी उससे हटकर किस पर आ गए? प्रौद्योगिकी और आधुनिक तकनीकी पर आ गए। और नए नए क्या हो गए? रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना भी सीख गए। कहीं ना कहीं हरित क्रांति आए तो किसान क्या हो गए? शिक्षित हो गए। जो अभी वो परंपरागत तरीके से क्या कर रहे थे? सिंचाई करते थे, यानी कि वर्षा के ऊपर ही निर्भर रहते थे, उससे हटके वो किस पर आ गए? नलकूपों पर, और उसके साथ आपके तालाबों पर और कुओं से कृषि करने लगे ना। ये तुम पढ़ोगे सिंचाई वाले में। अभी सिंचाई स्टार्ट कर देते हैं, अभी नहीं करें ना, हरित क्रांति करें। चलो लिखो। सबसे पहला लाभ, मतलब सबसे पहला पॉइंट लिखना है इसमें, ठीक है? हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित उत्तर पश्चिम भारत, उत्तर पश्चिम भारत, उत्तर पश्चिम भारत को अच्छा देखो, जब आपके नलकूप लगेंगे तो नलकूप किससे चल रहे थे? डीजल इंजन या बिजली से चल रहे थे ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? विद्युतीकरण। तो गांव में क्या हुआ? विद्युतीकरण हुआ। लिखो, हरित क्रांति से गांव में विद्युतीकरण, विद्युतीकरण
रहा हूँ। अब इसके बाद सुनते जाओ धीरे धीरे। जब आपकी उत्पादकता क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, तो आपका जो अधिशेष होगा, यानी कि किसान, गांव में देखे होगे ना, गांव में मंडी बनी होती है ना, शहरों में होती है, गांव में भी मंडी होती है, जहां पर आप क्या लगाते हो, साप्ताहिक बाजार लगती है। तो उन साप्ताहिक बाजारों में किसान क्या करता है, जो मतलब जिनके पास 1 या 2 क्विंटल होते हैं, वो तो अपने साप्ताहिक बाजार में बेच देते हैं ना, बेचते हैं कि नहीं। और जिसके पास बहुत ज्यादा क्विंटलों से, मतलब 20, 25, 50, 100 इतना क्विंटल होता है, तो सीधे बड़ी मंडी में आके बेचते हैं। तो इस बात को ध्यान से समझते रहना। जब गांव में ऐसी हमने व्यवस्था कर दी, वहां पर छोटे छोटे गोदाम बना दिए। क्यों बनाए, उनका उद्देश्य क्या था, तो छोटे छोटे किसानों की जो छोटी छोटी बचत होती है, उसको क्या करेंगे आप, इसको कहाँ रखेंगे, गोदाम में। कौन से वाले, गांव में जो छोटे कस्बों में गोदाम बनाए हैं, उसमें हर किसी की एकदम हम ये नहीं कह सकते कि उसकी कनेक्टिविटी कहाँ से करती जाएगी, बड़े शहरों से करती जाएगी। अभी आपका जो पीलीभीत है, उसकी कनेक्टिविटी क्या किसी बड़े शहर से हुई है? अभी अच्छी तरह नहीं हो पाई है। ले देके फिर एक ही ट्रेन आपको दिल्ली के लिए मिलती है, और ले देके एक ही ट्रेन आपको लखनऊ के लिए मिल रही है ना। बेस्ट कनेक्टिविटी हम किसको कहते हैं, जब जिस समय चाहे उस समय हम पहुंच जाए। अब आपको किसके अकॉर्डिंग चलना पड़ रहा है, ट्रेन के अकॉर्डिंग ना। तो वहां पर ये चीज, ये एकदम हम किसी छोटे से शहर में छोटे गांव को किसी बड़े गांव से नहीं जोड़ सकते थे, पर हम गांव को कस्बे से जोड़ सकते हैं, या छोटे गांव को बड़े गांव से तो जोड़ सकते हैं ना। तो पहले स्टार्टिंग में क्या करा गया, यही चीज करी गई कि गांव में सड़कों का निर्माण करवाएंगे। भाई किसान अगर रोड कच्ची है, तो क्या वो अपना गल्ला लेके आ पाएगा, है ना। तो उसके लिए क्या करेगा, रोडों का सड़क को क्या करेगा, पक्की करेगा, ठीक है, गोदामों का निर्माण करेगा, विद्युतीकरण करेगा। ये सब किसमें करवाया गया, आपके इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए। अब मान लो अगर अभी आपके पास पैसा नहीं है, तो आपकी कोई भी ख्वाहिशें नहीं है। जिस दिन आपके पास पैसा आने लगेगा, तो ख्वाहिशें भी आपकी उसी हिसाब से बढ़ती जाएंगी। आपको एक कार चाहिए होगी, फिर कार लोगे तो कार को खड़ी करने के लिए आगे व्यवस्था बनाओगे ना अपने घर में। अभी तो जैसा चल रहा है, फिर आप अपना घर फिर सोचोगे टाइल्स भी लगा ले, पर्दे भी चेंज करने, पेंट भी, डेंटिंग पेंटिंग भी करवाए, बहुत चीजें। तो यही चीज है, जब स्टार्टिंग में हम लोगों ने ये योजना चलाई थी, तो धीरे धीरे क्या है, अपने सुविधा के अनुसार चीजों को बनाते गए थे। तो क्या पॉइंट लिखे हुए इसमें, गाँव में विद्युतीकरण हुआ। अगला छोटे छोटे गोदाम, छोटे तक में बड़े गोदामों का निर्माण, छोटे तक में बड़े गोदामों का निर्माण। निर्माण के साथ सड़कों का पक्कीकरण, सड़कों का क्या कहते हैं, पक्कीकरण, सड़कों का बनवाना, सड़कों का निर्माण आदि। लाइन चेंज करके अगला पॉइंट देखो। किसानों को वैज्ञानिक तकनीकी या वैज्ञानिक तरीकों से, किसानों को वैज्ञानिक तकनीकी या वैज्ञानिक तरीकों से तथा अति आधुनिक उपकरणों द्वारा, वैज्ञानिक तरीके से तथा अति आधुनिक का मतलब ये एकदम कंप्यूटराइज वाला सिस्टम का समझ लेना। उस जमाने में जो खुरपी और हल कैसे देखे ना, मदर इंडिया मूवी देखे हो, नहीं देखे हो तो देखते हो, हल से जोता जाता था। अब उसके बाद हल के बाद क्या आने लगे, थ्रेसर वगैरह आने लगे, और अब वो देखते हो ट्रैक्टर के पीछे वो लगा देते हैं, और जिसमें ऐसे हमको ये नहीं पता क्या कहते हैं, एक तो सर्कल वाला होता है ना, और दूसरा एक जिसमें हल की तरह ऐसे बने हुए होते हैं। तो जो भी है, तो उन चीजों का इस्तेमाल करने लगे। पहले क्या होता था, किसान या तो बैल जो होते थे उसके ऊपर पटला सा लगा देता था ना, ये पीछे से बच्चा खड़ा हो जाता था बदल करने के लिए, तो उसका प्लेन करते थे ना उसको, जो भी पटेगा करवा देते थे ना। ये देखो कि हम खड़े हुए हैं, खड़े हुए। तो ये सब चीजें उस जमाने में ऐसे। अब बैल से आप खेत जोत रहे हो तो टाइम लग रहा है, अब तो ट्रक चलाया, पता चला एक घंटे में पूरा खेत जुट गया। पहले कितना टाइम लगता था, 2-3 दिन में खेत जोतते हुए किसान ले जाते। तो उस तरीके से हटके हम इस पर आए, तो उस जमाने से हटके इस पर आ रहे, तो अति आधुनिक हो गया ना। ये मैं कह रही हूँ, आप इसको बिल्कुल ऐसा मत समझ लेना कि कंप्यूटराइज वाला ये चीज है, ठीक है। अति आधुनिक उपकरणों का, अति आधुनिक उपकरणों या तकनीकी का प्रयोग कर
प्रयोग कर खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि कर, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना। या खाद्यान्न उत्पादन की में वृद्धि करने से अच्छा वो लिखो फसल दर में वृद्धि, है ना। फसल, चलो खाद्यान्न करो, छोड़ो फसल दर। इसके बाद आगे लिखो अगला पैरा, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर मृदा में उर्वरकता, मृदा की उर्वरकता को बढ़ाना, मृदा की उर्वरकता को बढ़ाना। अब जहां पर किसान क्या होता था, अपनी पड़ती कहते थे ना, पड़ती के लिए छोड़ देता था, तो उसके अब हाँ ये वाली समस्या नहीं रही। अब पड़ती वाली समस्या क्या होगी, किसान के सामने समाप्त हो गई। अब एक फल को, एक फसल को बोने के काटने के बाद दूसरी फसल लगाएगा, उसमें क्या जाएगा, यूरिया को, मतलब जो रासायनिक उर्वरक है उनका प्रयोग करके अपने फसलों को क्या कर लेगा, उगा लेगा। अब किसान को अपना खेत छोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। क्या लिखा, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर मृदा की उर्वरकता को बढ़ाना या वृद्धि करना। इसके बाद अति आधुनिक बीजों, जैसे अति आधुनिक बीजों HYV कह रहे हैं ना, हाई उच्च उर्वरकता वाले बीजों का प्रयोग, हिंदी में लिख लो उच्च उर्वरकता वाले, उच्च उर्वरकता किस्म के बीजों का प्रयोग, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लो HYV, HYV का प्रयोग, जिसमें बौने बीज तथा संकर बीज सम्मिलित है। HYV लिखो, HYV विक्ट्री वाला HYV, जिसमें बौने बीज तथा संकर बीज सम्मिलित। अब ये बताओ, इतने तो लाभ सुन रहे हो, क्या हरित क्रांति के जो लाभ पूरे देश में एक समान हुए, सबको मिला? क्यों? अभी हमने सीधे सीधे एक क्षेत्र लिखवाया, पूर्वी उत्तर पूर्वी भारत, है ना, उत्तर पश्चिमी भारत को सबसे ज्यादा लाभान्वित हुआ। इसके विपरीत जो आपका पूर्वी भारत है वो अछूता रहा। अछूता का मतलब उस समय से पहले, क्योंकि वो अपनी परंपरागत तरीकों से, पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा की मात्रा क्या थी, कम। किसान अपनी क्या करना चाहता था, आय को बढ़ाना चाहता था, इसलिए सरकार ने जब ये चीजें लेके आया तो वो बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लिए। पूर्वी क्षेत्र में वर्षा की मात्रा क्या थी, अपेक्षाकृत अधिक थी, तो वहां के लोग अपने परंपरागत तरीके से जो कृषि करना चाहते थे उसी पर डिपेंड रहे। उन्होंने नए उर्वरकों या नई नहरों और इनका क्या प्रयोग करना अच्छा नहीं समझा। इसलिए क्या हो गया कि जो पूर्वी भारत है या पश्चिम बंगाल क्षेत्र, उसमें अधिक लाभ नहीं हुआ जिसका आपका हरित क्रांति का। दूसरी बात, जब आप कहीं नलकूप बनवा रहे हो या कहीं सड़क का निर्माण करवा रहे हो, अब पश्चिम भारत पूर्वी भारत देखो, वहाँ पर बहुत सारी नदियाँ गंगा की जो है सारे आके मिलती है, तो वो हर साल क्या होता है, बाढ़ का क्षेत्र होता है। तो बाढ़ वाले क्षेत्र में आप कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करवा सकते। समझ में आ गया? तो यहाँ पर इसलिए कौन हुआ आपका, तो पूर्वी भारत था हरित क्रांति से अच्छी तरह से लाभान्वित न होने के कारण क्या है, एक तो वो अपने ट्रेडिशनल यानी कि परंपरागत तरीके से जो कृषि करते थे उसको छोड़ना नहीं चाहते थे। दूसरा, जो आपका पूर्वी भारत है वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, मतलब हर साल क्या होता है, बाढ़ से प्रभावित होता रहता है। इस कारण लोग पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, उत्तर पश्चिमी भारत की अपेक्षा पूर्वी भारत में हरित क्रांति
के लाभ अधिक नहीं हुए क्योंकि उत्तर पश्चिमी भारत की अपेक्षा पूर्वी भारत में हरित क्रांति के लाभ अधिक परिलक्षित नहीं हुए क्योंकि पूर्वी भारत के किसान अपनी परंपरागत कृषि से ही फसल उत्पादन करना चाहते थे। नई तकनीकी को अपनाने से इनकार। पहला कारण। दूसरा कारण चाहे किसी लिख दो। दूसरा कारण पूर्वी भारत में नदियां प्रत्येक मतलब ऐसे लिखो, पूर्वी भारत बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है जहां प्रत्येक वर्ष बाढ़ की संभावना बनी रहती है। जिस कारण यहाँ मिट्टी में उत्पादकता यानी तो उपजाऊ मिट्टी रहेगी ना, हर साल बाढ़ आएगी तो कौन सी मिट्टी आ जाएगी? खादर, है ना। जिस कारण यहाँ मिट्टी में उत्पादकता तथा नमी मात्रा उच्च रहती है तथा नमी मात्रा उच्च रहने के साथ साथ भौम जल का स्तर उच्च होता है। अब देखो भौम जल का स्तर उच्च रहेगा तो पानी, पौधों को जो पानी की आवश्यकता होगी वो जमीन से ले लेंगे ना, ऊपर से लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। इसलिए वो लोग इतना, क्योंकि उनको जो वर्षा की मात्रा इतनी सफिशिएंट मात्रा में वर्षा हो ही रही थी कि उन्हें इन चीजों पर डिपेंड नहीं रहना है। दूसरी बात, जब बाढ़ वहां पर आ ही रही है तो भूमिगत जल उनको बहुत अच्छी तरह से प्राप्त हो रहा है, तो उनकी फसल के लिए इतनी आवश्यक नहीं थी। इसलिए हरित क्रांति सबसे ज्यादा कहाँ लाभान्वित हुआ? लोग उत्तर पश्चिमी भारत में, क्या अपोजिट आपका पूर्वी भारत में इतना लाभान्वित नहीं हुआ। लाभान्वित होने के कारण पता है क्या है? प्राकृतिक कारण है और कुछ मानवीय कारण क्या है? जो ये प्रौद्योगिकी के लिए अपनाया नहीं, कि नई तकनीकी का हम उपयोग नहीं करेंगे, हम उर्वरक नहीं अपनाएंगे, आपके नए किस्म के बीज नहीं अपनाएंगे जो हमारे पहले चल रहे हैं उसी को अपनाएंगे। पर द्वितीय हरित क्रांति जब वहां पर स्टार्ट हुई, आपके धान के लिए हुई, तो फोकस क्या इन्हीं क्षेत्रों को करा गया ना जहाँ पर वर्षा बहुत अधिक हो रही है ना, तो वहां पर उर्वरक, क्योंकि अब दक्षिण भारत में मृदा की उर्वरकता तो कम है पर वर्षा तो वहां पर अधिक हो रही है ना, तो मृदा की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? उर्वरक का प्रयोग कर देंगे और उसके साथ साथ आपके नए किस्म के बीजों को किसान को दे दिया जाएगा कि भैया ये बीज लगाएंगे, ये नीचे उर्वरक जो पदार्थ है उसको आप अपने खेत में डालिए और फिर खेती को लल्लन टॉप बना दीजिए। समझ में आ गया? ये क्या उद्देश्य थे आपके हरित क्रांति के? लिखिए क्या क्या लिखिए उसमें। अब लिखो हरित क्रांति की समस्या। हरित क्रांति की समस्या। क्या समस्या है हरित क्रांति की? बताओ। जिस उर्वरक का प्रयोग हम मृदा की उर्वरकता को बढ़ाने के कर रहे थे, है ना, काफी समय बाद यानी कि लॉन्ग टर्म उसके जब हमने इफेक्ट देखे तो उसके
साइड इफेक्ट पड़े, मृदा क्या होगी, उर्वरता कम होगी। मृदा में जो स्वतः ही अपनी उर्वरता को प्राप्त करने का गुण था वो खत्म हो गया। समझ में आई ये बात कि नहीं? देखो मृदा की उर्वरता की दर में कमी आई, मृदा की उर्वरता की दर में कमी आई। उत्तर पश्चिमी भारत, लाइन चेंज कर देना, उत्तर पश्चिमी भारत जो हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित हुआ, उत्तर पश्चिमी भारत जो हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित हुआ। अधिक सिंचाई के कारण, अधिक सिंचाई के कारण अधिक सिंचाई के कारण भूमिगत जल का अधिक शोषण होने से, भूमिगत जल का अधिक शोषण होने से लवणीय तत्व या चूना पदार्थ, लवणीय तत्व या चूना पदार्थ भूमिगत जल का अधिक शोषण होने से, लवणीय तत्व अथवा चूना पदार्थ भूमि की सतह पर एकत्र हो गया, भूमि की सतह पर एकत्र हो गया। अब राजस्थान की तरफ जाओगे या पंजाब या आगे पश्चिम उत्तर प्रदेश जाओगे तो वहां की भूमि आपको चूना ऊपर व्हाइट दिखेगा। इसका कारण क्या है? अधिक सिंचाई के कारण जो भूमिगत जल के साथ, भूमिगत जल तो क्या हो जाता, बाष्पीकरण होकर उड़ गया, और भूमिगत जल में जो घुलनशील क्या थे, तत्व थे, वो कहाँ रह गए, फर्श पर ही जमा हो गए, सतह पर। समझ गए? तो वो क्या हो गई, मृदा कैसी हो गई, वो अनउपजाऊ हो गई, यानी कि बंजर भूमि में परिवर्तित हो गई। लिख दिए, सतह पर जमा होने के कारण भूमि बंजर भूमि में परिवर्तित हो गई। सतह पर एकत्र हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप भूमि बंजर भूमि में परिवर्तित हो गई। हरित का अगला पॉइंट देखो, भूमि बंजर हो गई। ये सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको तुम स्ट्रक्चर से दिखाओगे और उसके साथ साथ आप लिख दोगे। कल किस ने करे? आज सर, बस और किसी ने नहीं करे? तुम लोगों ने भी करे थे? करना सीखो, एक क्वेश्चन अपने आप से उठाया करो, रोज प्रैक्टिस किया करो। 100, 150, ये तुम्हारा जो चिंतन है ना, दिमाग है, वो काम करना, जितना काम करवाओगे उतना ही काम करेगा। अपना लिखा हुआ और अपना सोचा हुआ ध्यान रहता है। टीचर का लिखा हुआ भी ध्यान नहीं रहेगा, टीचर का सोचा हुआ भी ध्यान नहीं। बस तुम्हें हमारी गोबर बातें याद रहेंगी, पढ़ाई वाली बातें याद नहीं रहेंगी। तो पेपर में बैठोगे, हाँ मैडम ने एग्जाम्पल तो दिया था कुछ गोबर वाला बस याद आ रहा है, पर किससे रिलेट में दिया था वो याद नहीं आ रहा है। तभी तो लोग शॉर्ट ट्रिक या ट्रिक के माध्यम से, ट्रिक याद बहुत जल्दी हो जाती है ना, ट्रिक से आप याद कर लेते हो, पर वो सक्सेसफुल बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। और आंसर राइटिंग में कोई ट्रिक काम नहीं आएगी। और अब तो वनडे एग्जाम में आपकी प्रीलिम्स भी आपका ट्रिक वाले क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए ट्रिक से हटकर सीधे किस पर आओ। और ये सबसे अच्छा रहेगा, कोई ना कोई रोज एक टॉपिक पकड़ो कि आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम जलवायु वाला पढ़ेंगे, है ना, कि जलवायु वाला पढ़ा, एक क्वेश्चन अपने आप से बनाया और उस क्वेश्चन को अपने आप पहले पढ़ लो अच्छी तरह, फिर क्वेश्चन बनाओ, फिर उसको लिखना सीखो। लिखने के बाद फिर तरीका देखो कि इसमें हम और कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे कोई चीज किसी को आती है, अगर कोई खाना बनाने में एक्सपर्ट होता है तो हर चीज में एक्सपेरिमेंट करके देखता है, लो आज इसमें वाला मसाला डाल के देखते हैं, है ना। तो ऐसे ही पढ़ाई में एक्सपेरिमेंट करूंगा कि इस चीज को हम और कैसे इंटरेक्टिव या क्या बनाएंगे, अट्रैक्टिव बना सकते हैं ना। तो जो आपको अच्छा लगे, जो खुद आपको अच्छा लगेगा वो दूसरे को अच्छा लगेगा ही लगेगा।
नहीं लग रही। ये सोच के रखो कि ये चीज मेरे को अच्छी लगे। अच्छा ये बताओ जो मुझे अच्छी लग रही है वो मैं कैसे सोच सकती हूँ कि दूसरे को अच्छा लगे? जो खाना आपको अच्छा नहीं लग रहा है वो क्या दूसरे को अच्छा लगेगा? पर हाँ एक बात है ना, जो खाना आपको अच्छा लग रहा है तो आपके मन में ये होगी हाँ मुझे अच्छा लग रहा है तो सामने वाले को भी अच्छा लगेगा। और कई बार ये होता है ना, आप किसी की झूठी तारीफ इतनी कर दो, चाहे भले वो गोबर हो, पर आपके मन में तारीफ पड़ी हुई है उसकी तो आपको वो बहुत अच्छा लगेगा। होता है ना। अगर कोई कितना भी अच्छा उसकी बुराइयां सुन लो तो लोग उसे बुराई बताएंगे, कितना भी अच्छा बोला हो। ये क्या है? पूर्वाग्रह है। ये क्या है? आपकी पूर्वाग्रह है। इसी चीज को कह रहे हैं ना। अब कई बार मैंने देखा है क्या होता है, आपके मार्केटिंग का ये तरीका है, आपका प्रोडक्ट चाहे कितना भी बुरा हो, कोई भी प्रोड्यूसर ये नहीं कहेगा कि मेरा प्रोडक्ट बुरा है। वो इतना उसको प्रमोट करेगा, उसकी इतनी अच्छी तारीफ करेगा कि आपका माइंड सेट वैसे ही हो जाएगा कि नहीं, इसको मैंने बहुत बार देखा है। और एक चीज को आपको 4 लोग कहेंगे ना तो आपको यार ये भैया 4 लोग के मुंह से मैंने ये चीज सुन रखी, ये चीज सही है, तो आप वहीं के वहीं जाओगे। जाते हैं कि नहीं जाते हैं? यही वाली बात होती है, जब आप अपने लेखन पे जरा प्रकारो करोगे ना और वैरायटी डालोगे उसमें मसाला तो जरा अच्छा लगेगा। कोई पिक्चर्स कितना भी बोरिंग है, ऐसा बोरिंग लिखोगे ना तो आपको देखने में और टीचर को ऐसे करने में वो है। उसी में अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बॉक्स में बना के साइड में बॉक्स में बहुत अच्छी तरह से बनाया और उसके अंदर लिख दिया, तो उसकी नजर वहां से जो आपने इतना पूरा लिखा है उससे हटके उस बॉक्स में जाएगी, उस बॉक्स में उसमें क्या लिखा है, कुछ इंपॉर्टेंट तो लिखा होगा तभी तो उसने सेपरेट लिखा है। समझ में आया? तो कुछ ऐसी चीजें लिखना शुरू करो कि आप उसको पिक्टोरियल फॉर्म में दो। अपनी जो भी चीज कर रहे हो पिक्टोरियल फॉर्म में दोगे। जरूरी नहीं है कि आप हर एक चीज में ही पिक्चर बना दो, और उसको कैसे प्रेजेंट करना है वो आपको आना चाहिए। पैरा बनाओ, चेंज करो उसको, अपना फ्लो चार्ट बनाओ, और फ्लो चार्ट तो सबसे बेस्ट रहता है। तुम लोग लिखते ही रहो, तुम्हें तो ये वाली चाहिए होती है ऐसे वाला, लिखो फिर ऐसे लिखना है। क्या लिखे हो बता दो, बीच में मार्क कटवा देते हो। परिणाम स्वरूप भूमि बंजर हो जाती है। हमने कहाँ की बात करी है आपकी? हरित क्रांति की समस्या। देखो समस्या पे आते आते दिमाग बड़ी समस्या रहती है, पर जब तुम लोग के साथ कुछ और डिस्कस कर लो तो वो समस्या निकल जाती है। दोनों पॉइंट बताओ फिर मैं देखूंगी कोई और समस्या का। उर्वरक वाली बात हो गई, सिंचाई वाली बात हो गई, ठीक है। अब लिख लो हरित क्रांति में प्राय इसी में नहीं, चेंज करके हरित क्रांति में प्राय सर्वाधिक लाभान्वित फसल गेहूं, लाभान्वित फसल गेहूं, जिससे किसान अन्य फसलों से हटकर गेहूं पर गेहूं का उत्पादन करने लगे, अन्य फसलों से हटकर गेहूं का उत्पादन करने लगे। कल मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी ना कि हमारी मम्मी कहती थी कि नाना तुम्हारे गेहूं की रोटी खाते थे, बाकी हम सब लोग बाजरे की खाते थे। और बाजरा क्या कहा जाता था? गरीबों का अनाज। जब गेहूं इतनी मात्रा में हो गया, पहले गेहूं क्या होता था? कम मात्रा में, मोटा अनाज अधिक मात्रा में, तो लोग जो बाजार में ज्यादा मिलेगा उसको खाएंगे ना, जो कम मिलेगा वो महंगा भी मिलेगा और कम लोग खाएंगे। तो गेहूं को कहते थे अमीरों का अनाज और मोटा अनाज को कहते थे गरीबों का, क्योंकि गरीब क्या खाते थे? मोटा अनाज खाते थे। मक्के की रोटी खाई, बाजरे की रोटी खाई। इसलिए आप देखना, देखो प्रैक्टिकली सब चीजें करके देखा करो। आप लोग मक्के और बाजरे की रोटी हाथ से नहीं बना पाओगे, बना लोगे पर आपकी मम्मियां बना देती होंगी, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग से ही उसी माहौल में रही, वही उस तरह की रोटी उन्होंने बनाई, इसलिए वो हाथ से बना लेती हैं। आप लोग गेहूं की रोटी तो बना लोगे पर वो वाली रोटी नहीं बना पाओगे, है ना। और गांव में देखना गेहूं की रोटी भी हाथ से बनती होगी, अब मिलने लगे होंगे पटले चौके, मतलब जो पटा मिलना पहले के जमाने में नहीं मिलते थे। पहले भी गेहूं की रोटी भी क्या बनाते थे? हाथ से ही बना के खाते थे। होता था कि नहीं होता था? अब ये अंग्रेजी टाइम आ गया है जो आपका किससे बन रहा है? पटा बेलन से। तो हाँ, आप लोग नहीं बना पाएंगे तो क्या है, वो लोग उस चीज से जुड़े ना,
और फैसिलिटी तो होती नहीं थी कि बेला और ये रखा रोटी सेक के निकल आई। आता है ना एक आइटम जिसमें रोटी आपके सेके फूली फूली रोटी बाहर निकल के आती है और गर्मा गर्म खाइए, मशीन है। वो उस जमाने में तो ये नहीं थी। आप क्या करते थे, अपने हाथ आटा गूंदना अपने हाथ से बनाना है, तो वो लोग उस रोटी को भी हाथ से बना लेते थे, गेहूं को भी हाथ से ही बनाते थे। तो गेहूं की मात्रा क्या होती थी उस जमाने में, कम होती थी और मोटा अनाज ज्यादा होता था। तो इसका एग्जाम्पल तुम समझ गए ना, क्यों हैबिचुअल हो गए वो रोटी बनाने के उसके, क्योंकि उनके घर में मोटा अनाज ही खाया जाता था, गेहूं नहीं खाया। गेहूं कौन खाता था? अंग्रेज, बहुत बहुत अमीर लोग जिनके घर में बहुत सारे नौकर होते थे, है ना। वो कौन सी मूवी है उसकी, चुपके चुपके, झामा झामा क्या कहते हैं वो गुजराती में, वो इतनी मोटी मोटी ला के दे देते रोटी, वो कटती नहीं। अच्छा हाँ हाँ, वो वाले उसमें रोटी ला के दे रहे होंगे मोटी मोटी, है ना। तो वो मोटी मोटी रोटी है, वो नॉर्मल खाना, नॉर्मल लोगों का, गरीब लोगों का। और उनके यहाँ इतनी मोटी मोटी रोटी खाई थोड़ी ना गई, वो तो नौकरों के लिए रखी होगी इतना ब्रेड सा। तो ये चीज समझो कि जो गेहूं था कम मात्रा में और मोटा अनाज बड़ी मात्रा में होता था। जब हरित क्रांति आ गई तो हमने उत्पादन किसका बढ़ा दिया? गेहूं का उत्पादन। जब गेहूं का उत्पादन बढ़ गया, गेहूं महंगा हो रहा था उस जमाने, तो किसान महंगी चीज बोएगा या सस्ती चीज बोएगा? महंगी बोएगा ना, ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले। इसलिए किसान मोटे अनाज से शिफ्ट होकर किस में आ गए? गेहूं में। बात समझ में आ गई? तो गेहूं की उत्पादकता को बढ़ा दिया और बाकी जो और अनाज थे उसकी उत्पादकता को क्या कर दिया? कम कर दिया। इतनी पूरी स्टोरी सुनाने का मतलब सिर्फ यही था। अब स्टोरी मात्र ज्ञान मत रखना कि मोटा अनाज गरीबों का, लिखने के लिए बहुत अच्छा है कि मोटा अनाज गरीबों का होता था। आंसर राइटिंग के लिए कुछ चीजें आप ऐसे उदाहरण के लिए, और आंसर राइटिंग में ये नहीं है कि गोबर वाली बातें डालो, है ना, अच्छी अच्छी बातें डालनी है। तो क्या लिखे हो इसमें? किसान अन्य फसलों से हटकर गेहूं की खेती करने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में गेहूं की उत्पादकता में वृद्धि हुई। जिसके परिणाम स्वरूप भारत में गेहूं की उत्पादकता में वृद्धि हुई, परंतु इसके साथ साथ अन्य मोटा अनाज दलहन तथा तिलहन, अन्य मोटा अनाज दलहन तथा तिलहन, दलहन तथा तिलहन की उत्पादकता दर में कमी देखी गई, की उत्पादकता दर में कमी देखी गई, जिसका कारण किसान का इन फसलों से हटकर गेहूं की ओर, किसानों का इन फसलों से हटकर गेहूं की ओर आना, आकर्षित होना। लिखो आकर्षित नहीं होना है, गेहूं की ओर आना ही होगा यहाँ पर, क्योंकि गेहूं की ओर शिफ्ट हुए तभी तो उसको हटाया। आकर्षित तो मूल को देख के होंगे ना। इतना सब तुम लोगों ने लिख लिया। भारत में हरित क्रांति की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, ये बात तो लिखी कि वो लाभ लिखिए, समस्या लिखिए, आवश्यकता क्यों पड़ी भारत की जलवायु के। ये हेडिंग में भूल चुकी थी, इसलिए मैं दूसरे हेडिंग पर शिफ्ट हो गई थी। आप लिखो भारत में हरित क्रांति की आवश्यकता। बोर्ड बिल्कुल प्लेन पड़ा है, बोर्ड में एक भी लाइन नहीं लिखी। भारत में हरित क्रांति की आवश्यकता। एक तो हाथ नहीं चलते हैं। बताओ क्यों पढ़ी है अवस्था? एक एक करके
पॉइंट बताते जाओ, इतना पढ़ लिए हो अब तो आइडिया लग ही गया होगा कुछ। अब हम अरब प्रायद्वीप में जाके या अरब देशों में जाके हरित क्रांति तो नहीं कर सकते? कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं कर सकते? वहां की जलवायु, वहां की जलवायु कैसी है? शुष्क है, और शुष्क के साथ साथ शुष्क है और नमी भी है। ये क्या बात है? ये तो दोनों अपोजिट बात हो रही है। शुष्क है यानी कि वहां की हवा में नमी नहीं है, तापमान क्या है? हाई है। ऐसी अवस्था में वहां पर नदियां भी नहीं है, ग्लेशियर भी नहीं है, ना वहाँ मौसमी नदियां हैं, ना वहाँ सतत वाहिनी नदियां हैं। मौसमी नदियां कब होती? जब वर्षा होती। भारत में मौसमी नदियां भी हैं और भारत में सतत वाहिनी भी नदियां हैं। देखो, हम हरित क्रांति की आवश्यकता सीधे सीधे भारत की जलवायु है। भारत की जलवायु में जो पहली बात करेंगे यहाँ का क्या है? वर्षा की अवधि या वर्षा की मात्रा में भिन्नता या वर्षा का विभाजन या वर्षा का वितरण। भारत में वर्षा का वितरण, ठीक है, पहला हेडिंग है भारत में वर्षा का वितरण। अगर भारत में वर्षा का वितरण समान दर से होता तो हमें हरित क्रांति की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हरित क्रांति में हम लोगों ने क्या कराया? नहरों को, नलकूपों को और तालाबों को भी प्रोत्साहित किया है। क्यों किया है? सिंचाई के लिए। किसी भी फसल को किसकी आवश्यकता होगी? जल की। तो जल की आवश्यकता को उसको देना है ना। मैं अगर प्यास लग रही है तो आपको जल चाहिए होगा, तो जल के लिए तलाश जारी रखोगे ना। अब आपको पता है यहाँ मुझे जल मिलेगा ही नहीं मरुस्थल में, तो क्या तलाश जारी रखोगे? अब यहाँ पर आपको जल मिल रहा है इसलिए तलाश भी जारी रखोगे। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ क्या है? वर्षा तो है, पर वर्षा की मात्रा क्या है? भिन्न भिन्न है। वितरण कैसा है? जो प्रायः उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता है या कम होता है? बढ़ता है। और पूरब से पश्चिम की ओर कम होता है। वेरी गुड। देखो, भारत में प्रायः वर्षा का वितरण समान ना होकर भिन्नता पाई जाती है। जहां दक्षिण भारत में 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा, जहां दक्षिण भारत में 200, ऐसे देखो, दक्षिण पूर्वी भारत में 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। दक्षिण पूर्वी भारत में, दक्षिण पूर्वी भारत में 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। वहीं पश्चिमी भारत में, उत्तर पश्चिमी भारत वाले क्षेत्र में वर्षा की मात्रा 70 से 50 सेंटीमीटर तक होती है। 70 से 50 सेंटीमीटर तक होती है। जहां राजस्थान और लद्दाख वाले क्षेत्र में 25 सेंटीमीटर से भी 50 से 70 सेंटीमीटर, 70 से 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। जहां राजस्थान और लद्दाख वाले क्षेत्र में 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा प्राप्त होती है। अब बताओ, ऐसे में क्या आप क्या कर सकते हो? फसल कोई बो सकते हो? जिस फसल को अति बारिश की आवश्यकता होगी तो वो क्या हो जाएंगी ऐसी? नहीं। और जिस फसल को बिल्कुल ही बारिश की आवश्यकता नहीं होगी, क्या वो हो जाएंगी? हाँ। अरे इन क्षेत्र में तो नहीं हो पाएंगे ना। अरे मैम, जहाँ इन क्षेत्र में हो जाएगी। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। अगली बात लिखो, उष्णकटिबंधीय वायु, या ऐसे ले लो उष्ण जलवायु। अगली उष्ण
जलवायु। देखो तुम लोग को ये सारी चीजें लिखवानी है। अब आवश्यकता क्यों पड़ रही है उसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर वर्षा की मात्रा समान होती तो हो सकता है कि हम एक ही तरह की फसल पूरे भारत में उगा लेते। किसान को ये चीज तो नहीं पता थी ना। नई नई मृदा की गुणवत्ता, क्यों कहते हैं मृदा की गुणवत्ता जानो, आप अपनी मृदा की क्वालिटी जानो, उसके अकॉर्डिंग आप फसल डाल दो। जैसे आप अपने मम्मी पापा मूड जानो, उस हिसाब से अपनी बात क्या है। अगर खुश मिजाज मूड है तो परमिशन ले लो कहीं जाने की, और खुश मिजाज मूड नहीं है तो चुपचाप बैठो। तो वही चीज है, मृदा का रूप जान लो और उसके अकॉर्डिंग अपनी फसल डालो। मृदा में इस फसल को कितनी पानी की आवश्यकता होगी तो उस हिसाब से वो फसल को उस जगह ले जाओ। यही तो थी हरित क्रांति में तकनीकी इस्तेमाल करी गई थी कि किसानों को क्या करना है, शिक्षित करना है। अगला हेडिंग क्या डाले हो, उष्ण जलवायु। भारत में प्रायः उष्ण जलवायु पाई जाती है। भारत में प्रायः उष्ण जलवायु पाई जाती है जहां तापमान उच्च रहता है, जिस कारण अधिक वाष्पीकरण होने से, जहां तापमान उच्च रहता है। हेडिंग और कौन से लिखे थे पहले आपने, वर्षा उच्च रहता है, दांत दिखा लो पहले तब बोलूंगी। जहां तापमान उच्च रहता है, जहां तापमान उच्च रहता है तथा वाष्पीकरण अधिक होने से, वाष्पीकरण दर अधिक होने से मृदा शुष्क हो जाती है। मृदा शुष्क हो जाती है। मृदा शुष्क होने का मतलब समझ गए, जो मृदा में नमी थी वो क्या हो गई, जलवाष्प बनकर उड़ गई। जो ऊपरी मृदा रह गई, इस समय आपकी मृदा में नमी दिखाई दे रही है, कितनी भी हवा चले आपके मुंह पे पाउडर नहीं लगेगा, और गर्मियां आते ही आपके मुंह पे पाउडर लगना शुरू हो जाएगा। यही मृदा में नमी की मात्रा और यही मृदा में शुष्कपन की मात्रा का डिपेंड है। समझ गए यहाँ पर, जैसे ही आपकी क्या है, तापमान में जरा बढ़ोतरी होगी, मृदा की सारी नमी सूर्य भगवान ले लेंगे, और जब सूर्य भगवान ले गए तो वो आपका प्राकृतिक रूप से बॉर्डर बन जाएगा। अभी आप कहीं भी जाओ, कितनी भी तेज गाड़ी चलाओ, ठंडी हवा जरूर लगेगी पर वो पाउडर नहीं लगेगा। काला चश्मा भी नहीं लगाने की जरूरत है आपको। आप कोई शौकिया लगा रहे हो तो अलग बात है, गर्मियों में आप काला चश्मा लगाते हो क्योंकि धूप से भी बचना होता है, और वो प्रकृति का जो पाउडर है उसको आंखों से बचाना होता है। तो इस समय वो प्रकृति का पाउडर नहीं लग रहा है, इसलिए समझ में आ गया। देखिए क्या हो, ये बता दो। मृदा शुष्क हो जाती है, जिस कारण मृदा में भौम जल का स्तर कम हो जाता है। जहां पर आप हरित क्रांति लिखे हो वहां पर ही हरित क्रांति में ही लिख देना समस्याओं में। भूमि भौम जल का स्तर में प्रायः गिरावट, क्योंकि अधिक सिंचाई के कारण भूमिगत जल हमने नलकूपों से निकाल दिया। ये चीज समस्या लिख देना, ठीक है। क्या लिख लिए हो इसमें, दो हेडिंग लिख के अगले हेडिंग लिखो, वर्षा की अवधि। वर्षा की अवधि भारत में प्रायः कौन सी जलवायु है, मानसूनी जलवायु। भारत प्रायः मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र है। भारत प्रायः मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र है जहां वर्षा की अवधि अवधि 4 माह तक होती है, जहां वर्षा की अवधि 4 माह तक होती है। इन महीनों के अलावा, इन माह के अलावा भारत में प्रायः
वर्षा की अवधि भी क्या है 4 महीने की है। उसमें भी वर्षा में क्या है विभिन्नता पाई जा रही है। कहीं वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक है, कहीं वर्षा 50 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर की है। तो उसमें आप एग्रीकल्चर आप कैसे कर लोगे? तो सीधे सीधे या तो फिर आप वर्षा का पानी है उसको क्या करो स्टोर करके रखो। तभी स्टोर कहाँ कर रहे हैं? तभी तो तालाबों का कॉन्सेप्ट आया। तालाबों का कॉन्सेप्ट तभी तो आया। ये तालाब क्या करते हैं भूमिगत जल का भी अवशोषण कर लेते हैं और प्राकृतिक जो वर्षा जल होता है उसको भी प्राप्त कर लेते हैं। क्लियर हो गया? तो ऐसे वर्षा की मात्रा क्या हो गई 4 माह की है, जिस कारण यहाँ पर अन्य वर्ष में जलवायु शुष्क पाई जाती है। रीजन जो हम बता दिए हैं वो अपने आप में लिखते रहना। अगला लिखो अनिश्चितता। हाँ, वर्षा की अनिश्चितता, वर्षा की अनिश्चितता। अनिश्चितता इससे पहले कौन सा हेडिंग बताया था वर्षा का? वर्षा की अवधि। अवधि। अनिश्चितता में क्या होगी? देखो भारत में जो आपकी मानसून आने का कोई निश्चित टाइम नहीं है। कभी मानसून समय से पूर्व आ जाता है, कभी मानसून समय के बाद आता है। जब समय से पूर्व आएगा तो भारत में वर्षा के महीने अधिक होंगे। जब मानसून वर्षा के मतलब मानसून के बाद की अवधि होगी तो वर्षा के महीने क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। यहाँ पर अनिश्चितता ये हो गई। और एक अनिश्चितता आप कैसे ले सकते हो? एक अनिश्चितता आप कैसे ले सकते हो कि अगर मानसून बहुत अच्छी तरह आया है तो वर्षा बहुत अधिक प्राप्त होगी, और मानसून बहुत कम आया है तो वर्षा कम प्राप्त होगी। तो अनिश्चितता मतलब समझ में आ गया? एक मानसून पूर्व, सीधे अगर मानसून पूर्व वर्षा स्टार्ट हो रही है तो वर्षा क्या अधिक मात्रा में मिलेगी, और मानसून के पश्चात वर्षा स्टार्ट हो रही है तो आपको क्या मिलेगी? वर्षा कम मात्रा। वर्षा का कोई निश्चित पद नहीं है, या बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेगी या कम मात्रा में। ये है अनिश्चितता। मानसून पहले समय से पूर्व आ जाएगा या समय के पश्चात आएगा, ये भी क्या है? अनिश्चितता है। लिखो वर्षा की अनिश्चितता कोई निश्चित समय नहीं है। वर्षा की अनिश्चितता से अभिप्राय भारत में वर्षा की अनिश्चितता से अभिप्राय भारत में वर्षा की मात्रा से है। मात्रा अभिप्राय वर्षा की मात्रा से है। मानसून अच्छा तथा समय से पूर्व होने पर, मानसून अच्छा तथा समय से पूर्व होने पर वर्षा अधिक तथा लंबी अवधि तक होगी। वर्षा अधिक तथा लंबी अवधि तक होगी। इसके विपरीत वर्षा अधिक तथा लंबी अवधि तक होगी। इसके विपरीत मानसून समय के पश्चात आया तो वर्षा की मात्रा कम और वर्षा अवधि भी कम होगी। समय के पश्चात आया तो वर्षा अवधि कम तथा वर्षा की मात्रा भी कम होगी। इस प्रकार वर्षा की अनिश्चितता में किसान की डिपेंडेंसी किस पर रहती है? वर्षा पर ना। तो इस डिपेंडेंसी को देखो सारा खेल क्या है कृषि में? पानी का है, और तापमान तो अपने हाथ में नहीं है ना, तो वर्षा का अपने हाथ में है पानी का। तो पानी जो अपने हाथ में था नहरों और नलकूपों द्वारा वो क्या करा है? इस परियोजना के तहत विकास किया गया। इसके साथ साथ उच्च गुणवत्ता वाले बीजों को, भैया देखो बाकी तो प्राकृतिक है, टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकते। एक ये कमरा नहीं है, ये पूरी खुला हुआ ये क्या है? इसको हम कहेंगे जिसको छेड़ा नहीं जा सकता, उस प्रकार का मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। लिख लियो पूरी बात। इसके विपरीत वर्षा की अवधि कम। इसके विपरीत मानसून के पश्चात
वर्षा होने पर वर्षा की अवधि कम तथा वर्षा की मात्रा भी कम होती है। ये पूरा टॉपिक आपका हो गया कंप्लीट। ये तो हो गया। इसके बाद हरित क्रांति सिर्फ इससे रिलेटेड नहीं है। हरित क्रांति खाद्यान्न के लिए थी, इसके अलावा कृषि से रिलेटेड और क्रांतियां भी आएंगी, उनके जरा नाम नोट कर लो। अन्य क्रांतियां, कृषि से संबंधित अन्य क्रांतियां, कृषि से संबंधित अन्य क्रांतियां। बताओ कौन कौन सी क्रांतियां हैं? पीली स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति है। और रजत क्रांति किससे संबंधित है? रजत किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति किसने चलाई थी? श्वेत क्रांति, रजत क्रांति, संबंध बताओगे? गौर क्रांति, हम क्रांति नहीं लिख रहे, लिखने के मामले में थोड़ा जजूस हैं, ठीक है। श्वेत क्रांति, रजत क्रांति, गौर क्रांति। इसके बाद मत्स्य नीली क्रांति। नीली क्रांति किसके लिए थी आपकी? मत्स्य के लिए थी। पीली क्रांति, हाँ बोलते जाओ। मेनली सरसों पर फोकस करा है, पर पीली क्रांति किसके लिए थी आपकी? तिलहन के लिए थी, है ना। लाल क्रांति टमाटर और मांस के लिए। इसके बाद काली क्रांति, भूरी क्रांति। काली क्रांति किसके लिए थी? गोल, गोल क्रांति आलू से संबंधित, आलू से ठीक है। रजत अंडे से, नीली मछली से, पीली तिलहन से लिखो, स्पेशली सरसों का पूछा है तब डाल लेना, स्पेशल तिलहन से। लाल क्रांति टमाटर और मांस से भी। श्वेत क्रांति किसका नाम? श्वेत क्रांति दूध से संबंधित। इसके बाद काली क्रांति बताओ, पेट्रोलियम से या कोयले से है? कोयले से। भूरी क्रांति पेट्रोलियम से। भूरी के बाद और कोई क्रांति रह गई है? गुलाबी क्रांति प्याज से है। क्रांतियां बहुत हैं। रजत अंडे के लिए थी, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे चली थी रजत क्रांति। आपकी जो ये वाली क्रांति है हरित क्रांति, ये भी इंदिरा गांधी जी के टाइम पे चली थी। इन क्रांतियों के सन आप लोग याद करके लगेगा, कोई भरोसा नहीं है अगली बार क्रोनोलॉजी में क्रांतियों को पूछ लिया जाए कि कौन सी क्रांति कौन सी क्रांति का संबंध किससे है, कब स्टार्ट हुई, उस समय प्रधानमंत्री कौन से थे, कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई है। जो आपकी हरित क्रांति है 3 चरणों में है, 2003 तक चली है। पहला चरण किसके टाइम पे? तीसरी पंचवर्षीय योजना, दूसरी चौथी पंचवर्षीय योजना और पांचवी, और जो तीसरी वाली है वो 8वीं और 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चली है। तो हरित क्रांतियों को कौन कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान चली है और कितना टारगेट उन्होंने पूरा करा है, ये सब चीजें आप पढ़िएगा। ये जो ज्योग्राफी से रिलेटेड था वो चीज हमने आपको पढ़ा दी। बाकी इसका आगे पूरा जो हम चीजें बता रहे हैं वो आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। भूरी क्रांति
सिंचाई। क्या है सिंचाई? इरिगेशन क्या बोलते हैं? सिंचाई या सिंचाई? सिंचाई क्या है सिंचाई? सींच कर आई, किसको आई सींच कर? फसल को किसके द्वारा सींचा गया? पानी द्वारा। वेरी गुड। अगर हम विश्व में बात करें, विश्व में बात करें, पहली बात तो हम अगर अपने धरातल पर बात करते हैं, कितना % पानी पाया जा रहा है, तो पानी से मुझे आप प्यास भी लगने लगी है, जबकि प्यास वाला मौसम नहीं है। इतना पानी पढ़ाया है कि आंतरिक क्या होती है संरचना सुस्त हो गई है, अब उसको नमी की आवश्यकता हो रही है। चलो बताओ, पूरे पृथ्वी पे बात करें तो कितना % पानी पाया जाता है? 70% पानी पाया जाता है। मानव शरीर में कितना % पानी पाया जाता है? सेम 70% पानी पाया जाता है। हमारा सिर्फ प्रकृति जितना है वही मानव का शरीर है। अगर यहाँ 1% पानी की भी कमी हो जाती है तो क्या होगा? प्यास लगने लगती है। अगर 5 से 10% की हो जाए कमी तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। और अधिकतर आपका जो माइंड है वो पानी मांगता है। पूरे शरीर में क्या है? पानी। अगर आपके शरीर से पानी निकल दिया जाए तो आपका वजन जितना है उसका 33% रह जाएगा। 30%, 33 नहीं 30% रह जाएगा। तो अपने आप को कोई मोटा ना समझे, कहना हमारे अंदर पानी की अत्यधिक मात्रा है। तो 70% हम बात करते हैं पूरी पृथ्वी पर पानी में। पीने योग्य पानी कितना है? पीने योग्य पानी जिसको हम मीठे पानी की बात करें, तो हम पूरा खारा पानी की बात करते हैं, है ना? सागरों में 2% से कम नहीं है, 2% से ज्यादा। 2.3 या 2.5% क्या है? पानी है पीने योग्य, जिसको हम बोलते हैं मीठा पानी। और ये मीठा पानी हमें कहाँ मिलता है? ग्लेशियर से, नदियों से। इतना ही पानी पीने योग्य है, मीठा पानी। और इसी मीठे पानी से हम क्या उपयोग कर रहे हैं? हम उस 70% की बात नहीं करेंगे, हम इस 2.3% पानी की बात करेंगे जो हमारा है मीठा पानी। इस पानी का विश्व में कितना % यूज हो रहा है कृषि में, और कितना % यूज हो रहा है भारत में? बताओ। चाहे विश्व स्तर पे देखें, चाहे हम भारत के स्तर पर देखें, सर्वाधिक पानी का उपयोग कृषि कार्य में होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें तो लगभग 53% पानी का प्रयोग कहाँ हो रहा है? आपका विश्व में करा जा रहा है कृषि के लिए, और भारत में 48% पानी कृषि के लिए यूज होता है, इसी मीठे पानी में। और इसी मीठे पानी का 18% पानी किसमें यूज हो रहा है? आपका उद्योगों में। उसके बाद जो % बचता है 23%, उसके बाद जो छोटा मोटा बच रहा है वो अन्य कामों में। 23% आपका घरेलू उपयोग, ये घरेलू में है, जो उद्योगों में है, और ये कृषि में है। सोचो पीने के लिए पानी इतना कम है और आप बर्बाद कितना कर रही है। तो इतना ही पानी है और ये पानी खत्म हो गया तो फिर अब इसलिए गवर्नमेंट नई स्कीम लेके आई है कि जो आपकी नदियों के, नालों के सीवेज का पानी होता है उसको क्या करेंगे? प्यूरिफाई करेंगे, रिसाइकिल करके उसी पानी को हम कृषि में उपयोग करेंगे। ठीक है, और सीवेज वाला पानी कृषि के लिए बहुत अच्छा उपयोगी है क्योंकि वो खादयुक्त पानी होता है ना। सीवेज वाला पानी खादयुक्त पानी होता है। जो जैविक खाद जिस पर हम आ रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं ना, उर्वरकों से हटके किस पर आ रहे हैं? जैविक खाद। जो परंपरागत तरीके से गोबर बहुत इकट्ठा करा जाता था, मल इकट्ठे करे जाते थे, किसके? मानव मल। उससे क्या बनाई जाती थी? खाद बनाई जाती थी, और वही खाद किसमें डाली जाती थी? आपके खेतों में डाली जाती थी। अब वही जैविक खाद फिर से हम क्या आ रहे हैं?
शिफ्ट हो रहे हैं किस पर, रासायनिक उर्वरकों से हटकर जैविक खादों पर। समझ में आ गया। अगर हम बात करें तो पीने योग्य पानी हमारा 2.3% मीठा पानी है, बाकी सब क्या है आपका 70% जो आप देख रहे हो वो खारा पानी है। और ये जो मीठा पानी मिल रहा है वो हमें कहाँ मिल रहा है, स्थल पे मिलता है, ना कि सागरों में मिल रहा है। इसी मीठे पानी का 53% यूज हो रहा है पूरे विश्व में, किसके ऊपर, कृषि के ऊपर। भारत में यूज हो रहा है कितना, 48%, एग्रीकल्चर पर 80%, उद्योगों में, और 23% आपका घरेलू में। इसको सीक्वेंस से लगाने को आ जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है निम्न में से कहाँ पानी की सर्वाधिक मात्रा या सर्वाधिक प्रतिशत कौन से क्षेत्र में उपयोग किया जा रहा है, या सीक्वेंस में लगाने को दे देंगे। तो याद रखना सबसे ज्यादा कृषि, उसके बाद घरेलू, उसके बाद उद्योगों में, उसके बाद कोई अन्य क्षेत्र बचता है तो वहां पर पानी का प्रयोग किया जाता है। और कृषि का मतलब सीधे ये वाली कृषि नहीं है, यहाँ पर जितनी भी आपकी बागवानी वाली आ जाती है उनको भी हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो हम बात करेंगे इरिगेशन यानी कि सिंचाई की, सिंचाई कैसे की जा रही है भारत में, सिंचाई के साधन भारत में बताओ बेटा, भारत में सिंचाई के साधन क्या क्या है? नहरों द्वारा, नलकूपों द्वारा और तालाबों द्वारा। 3 प्रकार हो गए। नलकूपों द्वारा, तालाबों द्वारा और नहरों द्वारा। अच्छा लगेगा, नहरें तो नहीं अच्छा लगेगा, है ना, नहरों लिखे वो ज्यादा अच्छा लग रहा है। वेरी गुड, तो हमारी पत्नी शुद्धि करवाते रहो, नहरों द्वारा। इसमें कुएं आ जाएंगे क्या? बेटा यहाँ नहीं है, पर दक्षिण भारत में कुएं हैं, गांव में भी है, पर आप गांव में सूखे हुए कुएं है ना। पहले कुओं का प्रयोग खेतों में अधिकतर कुएं होते थे। सुने होगा, अरे वो बेटा कुएं में गिर गया, अरे उसका फार्मे का बेटा अंधेरे में जा रहा था कुएं में गिर गया। खेतों में क्या होते थे, कुएं होते थे, हमने भी देखे खेतों में गहरे गहरे कुएं। फिर धीरे धीरे इन्हीं कुएं में क्या बन गए, नलकूप बना दिए गए, है ना। इन्हीं कुओं में पानी डाल दिया गया, पाइप डाल के गहरी, और आराम से पानी खींचने लगे। अब बात करते हैं जो हमारे सिंचाई के साधन है भारत में, नलकूप, तालाब, कुएं। और उत्तर प्रदेश में बात करें तो सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा होती है, नलकूपों द्वारा। याद रखना, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा होती है। नलकूपों के बाद किस पर आओगे, नहरों द्वारा। नहरों के बाद फिर आओगे तालाबों द्वारा। जबकि दक्षिण भारत में तालाबों और कुओं के द्वारा क्या होती है, सिंचाई होती है। समझ में आ गया। उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत में बात करें, सबसे पहले नलकूपों द्वारा, उसके बाद नहरों द्वारा, देन तालाबों द्वारा। उसके बाद अगर हम दक्षिण भारत की बात करें, तो दक्षिण भारत में जो नदियां हैं वो कैसी हैं, सतत वाहिनी, है ना। दक्षिण भारत की नदियां सतत वाहिनी है। कम से कम जब मैं गलत बोलूं तो एक सुर में बोला करो, नहीं मैडम। इससे पता चलता है तुम लोगों को नदियों के बारे में भी नहीं पता है। जब नदियों के बारे में नहीं जानोगे तो नहरें कैसे जानोगे, कैसे हो जाएगी सतत वाहिनी, बताओ। मैं तो कह रही हूँ सतत वाहिनी है, नहीं है, क्योंकि वो जो सतत वाहिनी वो होगी मतलब जो ग्लेशियर से आती है पूरे साल में। अच्छा, हाँ, और वो उधर ग्लेशियर से होना है, उधर ग्लेशियर नहीं है, फिर कैसी है वहां नदियां, मौसमी। हाँ, वहां की नदियां कैसी हैं, मौसमी नदियां हैं। तो वहां पर नहरों द्वारा वो तो नहीं हो सकता, पर कैसे हो सकता है, हो सकती है नहरों द्वारा। तो आप मुझे बताओ, दक्षिण भारत में जो नदियां हैं वो सतत वाहिनी नहीं है, क्या है, मौसमी नदियां हैं। तो क्या वहां पर नहरों द्वारा सिंचाई की जा सकती है या नहीं, अब ये बताओ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी या होगी,
वहाँ तो हो जाएगी कि नदियों द्वारा पाइप नदियाँ सूखी जाएंगी। नहर तो है हो जाएंगी मैम नहर। कैसे विवेक बताओ। जैसे कि मैम अभी जैसे पानी चल रहा है ग्लेशियर वाला ही तो आ रहा है नहरों में पानी। मैं दक्षिण भारत की बात कर रही हूँ, उत्तर भारत की बात कर रही हूँ। हम यहाँ कोई तुमको ये कॉन्सेप्ट नहीं सिखाएंगे सिंचाई क्या हो रही है, सिंचाई क्या है, ना ये व्याख्या करवाएंगे। ये पूरा मीनिंग अपने आप ही पढ़ना है। सिंचाई का मतलब सीधे क्या है, पौधों को जल से सींचना, सिंचाई से अभिप्राय। तो ये तुम जब तुमसे पेपर में पूछा जाएगा तब लिखोगे, और अपनी समझ में, यहाँ नोट्स में नहीं लिखना ये चीज, नोट्स अपने बनाओगे तब लिख लेना। हाँ तो क्वेश्चन बताओ, क्या दक्षिण भारत में नहरों द्वारा सिंचाई संभव है, यस और नो? नहरों का निर्माण कैसे कर रहे हैं? पेरियार जल विद्युत परियोजना, शरावती जल विद्युत परियोजना, कितनी है, नागार्जुन जल विद्युत परियोजना, कावेरी जल विद्युत परियोजना। किस लिए बनाई गई है ये परियोजना? और ये परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना है। नदी पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिए, तब भी तुम लोग इतने बेवकूफ बने हुए हो। जब भी कोई परियोजना नदी पे बनाई जाएगी तो बैराज बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? और बैराज बनाने का उद्देश्य होता है नदी के पानी को रोकना। वक्त पड़ने पर नियंत्रित है ये, अनियंत्रित नहीं है। अनियंत्रित पानी गंगा का है, जो आया और हमने बहने दिया। नियंत्रित पानी वो है जिसको हमने रोक लिया और अपने हिसाब से उसको मोड़ दिया। नहर है क्या? नदियों के पानी को अपने हिसाब से मोड़ देना। तो आज का जो पहला टॉपिक, ना ये पढ़ेंगे ना ये पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे नहरें। नहरों द्वारा सिंचाई प्रायः संपूर्ण भारत, चाहे वो उत्तर हो चाहे वो दक्षिण हो, सब जगह होती है। क्योंकि नहरों द्वारा जो सिंचाई की जाती है वो किस पर होती है? नदी आधारित होती है। और नदियां हमारी प्रायः दो प्रकार की पाई जाती हैं, मौसमी और सदाबहानी। सदाबहानी नदियों में पानी हमेशा रहेगा और मौसमी नदियों में पानी कब रहेगा? वर्षा के हिसाब से रहेगा। पर अगर हम इन नदियों पे क्या बना जाएगा? बैराज बना देंगे। तो अब हमने क्या कर लिया? पानी को रोक लिया। जितना क्यूबिक लीटर पानी, क्यूबिक लीटर का मतलब समझ में आ गया? पानी को हम क्यूबिक में क्यों नापते हैं? वायु और पानी में क्यूबिक में क्यों नापते हैं? घन मीटर, घन लीटर, मिलीलीटर, घन में क्यों नाप रहे हैं? किसके हिसाब से बताओ विवेक? चाहे वायु हो चाहे आपका पानी हो, उसको हम एक घन में मापते हैं। घन यही तो होता है। और घन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब होती ना, तीनों चीजें होती हैं। किसी भी पानी को भरोगे तो आप ऐसे में पानी नहीं भर सकते। पानी किस में भर सकते हो? जब वो पानी बंद होगा, यानी कि ऊंचाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और लंबाई भी होगी। समझ में आ गया? तभी तो किसी की बाल्टी है तो बाल्टी चौड़ी भी होगी, लंबी भी होगी और गहरी भी होगी। समझ में आ गया? तभी तो क्यूबिक में पानी नाप रहे हैं। तो पानी को हमेशा क्यूबिक में नापा जाता है, चाहे वो मिलीलीटर हो चाहे वो लीटर हो। ऐसी वायु को भी घन में नापा जाता है कि वायु का एक अणु कैसा है, एक घन के बराबर है। अब यहाँ पर जो हमने पानी को रोका, किसका? नदी के पानी को बैराज बना के हमने रोक लिया, वो हमारा नियंत्रित हो गया या अनियंत्रित हो गया? नियंत्रित। हम अपने अनुसार जब चाहे पानी को छोड़ सकते हैं और जब चाहे पानी को रोक सकते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल कौन सा हो गया आपका? पुष्पा मूवी, जहां पर क्या हुआ था? तुरंत जाके उन्होंने कहा कि लकड़ी कहाँ आ गई है? नदी के साथ बैठी हुई आ गई है। आप क्या करोगे? डैम बंद कर दो, तो नदियों का पानी रुक जाएगा, नदी का पानी, और लकड़ियां क्या रह जाएंगी एक साइड पीछे। पूरा पानी रोक लिया ना उन्होंने, अब पानी जाने नहीं दिया। अब वो पानी रोक लिया तो पीछे क्या बन गया? जलाशय बन गया। जो आप पढ़ रहे हो कौन सा? रिहंद बांध। ये जितने भी बांध बन रहे हैं किस उद्देश्य से बने हैं आपके? सारे नहर तो काटी गई है। ठीक। अब जो नहरों के प्रकार होते हैं, एक होता है नियत वाहिनी नहरें,
नित्य, सॉरी, और एक होती है आप्लाव नहरें। नित्य वाहिनी और आप्लाव, इनका मतलब नित्य वाहिनी का आपको समझ में आ रहा है। ऐसी नहरें जो क्या हो रही है, हमेशा बहती रहेंगी। ऐसी नहरें कौन सी होंगी, ऐसी नहरें बैराज द्वारा निर्मित की जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर हम पानी एक साथ नहीं छोड़ रहे, यहाँ पानी कैसे छोड़ रहे हैं, लिमिटेड छोड़ रहे हैं। अब दूसरा है आपकी अल्प अपलाव। अपलाव नहरें कौन सी वाली, वो नहरें जैसे हमारी ये नदी निकली, ठीक है, ये हमारी क्या है, मेन नदी है। जब पानी यानी कि वर्षा हो रही होगी तो नदी में, यहाँ बना देते हैं चित्र, समझो उसको। अभी हमारी जो मेन नदी है जिससे हम नहर काटेंगे, उसका जल स्तर क्या है, नीचे है। समझ में आ गया। जब वर्षा होगी तो इसका जल स्तर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जल स्तर बढ़ गया। अब इसके जल स्तर बढ़ने के साथ ही हमने क्या कर दिया, यहाँ पर ही हमने एक नहर काटी है और एक नहर हमने यहाँ काटी। अब जब जल स्तर बढ़ेगा तो क्या इन नहरों में पानी आएगा, जल स्तर बढ़ने के साथ इन नहरों में पानी आ गया, और जल स्तर कम होने के साथ इन नहरों में पानी चला गया, सूख गए। ये ऐसी नहरों को क्या कह रहे हैं, अपलाव नहरें। अपलाव नहरें वो होती हैं जो डायरेक्ट क्या होती है, किसी बड़ी नदी से काट के नहर बना दी जाती है, वो होती है अपलाव नहरें। और इन नहरों में पानी तब आएगा जब मुख्य नदी में पानी का स्तर बढ़ जाएगा, और जब पानी का स्तर कम हो जाएगा तो इन नहरों में पानी सूख जाएगा। समझ में आ गया। तो ऐसी नहरें होंगी अपलाव नहरें, और ऐसी नहरें अधिकतर आपकी पंजाब और हरियाणा वाले क्षेत्र में बनी है, जो सतलज नहर से काट के, सतलज नदी से नहरें काट के बनाई गई हैं। समझ में आ गया। पहले लिखो नहरें, ये देखो लड़कियां नोट्स बनाती जा रही हैं, एक चित्र बना लेना जब वो करोगे। पहले लिखो नहरें, नहरें प्रायः, नहरें प्रायः, तुम कहाँ रहते हो अभी, उधर ही चले जाओ, उधर आने की जरूरत क्या है, एक बुक नहीं आओ, तुम पूरा प्रॉपर वो वाला कोर्स कर लो पहले, ये तो होता ही रहेगा। इसका क्या है, 40 साल की उम्र है, कभी तक कर ही लोगे। किसमें, उसमें भी रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए हो गया। अरे नहीं, चलो बात में करो, पहले नहरें लिखो। नहरें, नहरों का निर्माण कराया, नहरों का निर्माण कराया कृषि कार्य में सिंचाई हेतु या कृषि कार्य में सिंचाई के उद्देश्य से किया जाता है। कृषि कार्य में सिंचाई से उद्देश्य से किया जाता है। नहरें प्रायः किसी मुख्य जलधारा का, नहरें प्रायः किसी मुख्य जलधारा से जुड़ी होती हैं। नहरें प्रायः किसी मुख्य जलधारा से जुड़ी होती हैं या नहरों का निर्माण मुख्य जलधारा के, या नहरों का निर्माण मुख्य जलधारा के जल को मोड़ने के लिए किया जाता है। यही तो होता है। अब आपके यहाँ पर शारदा बैराज और ये आपके चूका बीच के पास क्या है, बाइफरकेशन। कितनी नहरें काटी गई हैं यहाँ, 3 या 4, चारों दिशाओं में एक एक है, 4 है, चारों तरफ काटी गई है।
4 है बेटा, जाना आज घूम के आना, फिर से जाना। 4 है, 4 नहरें कटी हैं। जो तुम 3 देख रहे हो, 2 नहरें एक ही दिशा में ऐसे काटी गई हैं, ठीक है। देखो इस तरह से कटा है, ये बीच में आ रहा है ऐसे और ऐसे, और 2 नहर काटी गई हैं, 1 2 3 4, इस तरह से 4 नहरें काटी हैं। एक साइड सदानपुर जा रही है, एक साइड बहराइच जा रही है, ऐसे डिवाइड करी गई है। क्या लिखे हो तुम? लखीमपुर जा रही है, क्या लिखे हो? किसे बोलते जलधारा के जल को मोड़ने के लिए किया जाता है, जिसका उद्देश्य ऐसे स्थानों पर जल पहुंचाना, जिसका उद्देश्य ऐसे स्थानों पर जल पहुंचाना है जिनका उद्देश्य ऐसे स्थानों पर जल पहुंचाना है जहां नदियों का जल जाने में असमर्थ होता है, जहां नदियों का जल जाने में असमर्थ होता है, नदियों का जल जाने में असमर्थ होता है, तथा कृषि कार्य को सुलभ बनाना, कृषि कार्य को सुलभ बनाना इसका उद्देश्य है। कृषि कार्य को सुलभ बनाना इसका उद्देश्य है। नहरों की प्रकृति के आधार पर, नहरों को प्रकृति के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया है, नित्यवाहिनी नहरें और आप्लाव नहरें। 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 पहले लिखो नित्यवाहिनी नहरें। नित्यवाहिनी नहरों से अभिप्राय ऐसी नहरों से है जिनका निर्माण प्राय बैराज बनाकर नित्यवाहिनी नहरों का अब मेरी बात सुनो। जैसे देखो ये नहरें हैं, अब तुम कहोगे मैडम इस समय नहरें सूखी पड़ी हैं, कोई भी नहरों में पानी नहीं है, पर इस समय हमें फसल में भी तो पानी की आवश्यकता नहीं है क्या? नहीं है ना? ऐसी कोई फसल नहीं है जिसमें हमें अभी बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता हो, इसलिए हमने क्या कर दिया, वहां पर पानी को रोक दिया, क्योंकि उतने पानी की मात्रा कौन सी पूरी कर देगा? बारिश पूरी कर देगी। और जहां पर ऐसा नहीं होगा फिर हम क्या करेंगे? अब गर्मियों के टाइम पर देखना नहरें कैसे होंगी? फुल चल रही होंगी, क्योंकि हमें उस समय क्या होगी? पानी की आवश्यकता होगी, खेतों में किसान पानी लगाते हैं। इसलिए बैराज वाली क्या होती है, जब आप चाहो आपको उस पर वर्षा के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। और जबकि आपसे अल्पाव वाली है, अपलाव वाली, उसमें क्या है, जब नदी का स्तर बढ़ेगा तभी उन नहरों में पानी आएगा। समझ में आ गई? लिखो नित्यवाहिनी नहरें। नित्यवाहिनी नहरों का निर्माण प्राय बैराज बनाकर किया जाता है। ऐसी नहरों का अभिप्राय इनका निर्माण कराया बैराज बनाकर किया जाता है, जिसका उद्देश्य नदियों के पानी को एकत्रित कर, जिसका उद्देश्य नदियों के पानी को एकत्रित कर उन्हें सुविधा अनुसार नहरों में प्रवाहित सुविधा अनुसार नहरों में प्रवाहित करते हैं, जिससे कृषि कार्य कैसा है? सुलभ हो सके। इस प्रकार की नहरों में जल की
की जा सकती है। इस प्रकार की नहरों में जल की आपूर्ति प्रायः वर्ष भर की जाती है। भारत में अधिकतर नहरें नित्य वाहिनी नहरों का उदाहरण है। नित्य वाहिनी नहरों का उदाहरण है। तो दक्षिण भारत में कैसी नदियां नहरें हैं? नित्य वाहिनी, जो प्रायः बैराज बना के निकाली गई। तभी तो कावेरी नदी विवाद चलता रहता है, क्यों चलता है? क्योंकि हर एक गवर्नमेंट चाहती है उसके पानी को, हर एक राज्य सरकार चाहती है उसके पानी को रोक लिया जाए। ऐसे अपने यहाँ रेहंद नदी पर चलता रहता है उत्तर प्रदेश और MP सरकार का। इसलिए जब कभी नदियां क्या होती है, 2 राज्यों से होकर गुजरती हैं, तो अधिकतर वहां पर 2 राज्य सरकारें अनुबंध किए हुए होती हैं। अगला लिखो, आबलाव नहरें। आबलाव नहरें, आबलाव नहरें ये नहरें प्रायः मौसमी नहरों का उदाहरण है। ये नहरें प्रायः मौसमी नहरों का उदाहरण है। जिनमें जल का स्तर प्रायः नदियों के ऊपर आश्रित रहता है। जिनमें जल का स्तर प्रायः नदियों के ऊपर आश्रित रहता है, क्योंकि इन नहरों का निर्माण मुख्य नदी से सीधे किया जाता है। सीधे शब्द अच्छा नहीं लग रहा है, प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। मुख्य नदी से प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, अर्थात इस प्रकार के नहर निर्माण में कोई भी बैराज का निर्माण नहीं किया जाता। इस प्रकार के नहर निर्माण में किसी भी प्रकार का बैराज का निर्माण नहीं किया जाता। बैराज का निर्माण नहीं किया जाता। वर्षा ऋतु के दौरान जब नदी का स्तर बढ़ता है, वर्षा ऋतु के दौरान जब नदी का स्तर बढ़ता है, जब वर्षा नदी का स्तर बढ़ता है तो स्वतः ही इन नहरों में पानी प्रवेश कर जाता है। तथा नदी स्तर कम होने पर नदी स्तर कम होने पर नहरों में जल की मात्रा कम या नगण्य हो जाती है। तथा नदी स्तर कम होने पर नहरों में जल की मात्रा कम या नगण्य हो जाती है। ये डायग्राम बना लो आप लोग। डायग्राम बनाने से पहले लिख लो, इस प्रकार की नहरों का निर्माण प्रायः पंजाब तथा हरियाणा क्षेत्र में, इस प्रकार की नहरों का निर्माण प्रायः पंजाब तथा हरियाणा क्षेत्र में, सतलज नदी में किया गया है। सतलज नदी में किया गया
करेंगे तालाबों पर, नलकूपों पर और कुओं पर। ठीक, उसके साथ ही ये वाला चैप्टर आपका हो जाता है। आज में ये क्या कहते हैं? साइन होगा ना, कहाँ आ रहे हो? नाइलेट करना है? मुझे लगा दोबारा जा रहे हो दूसरे बैंक में। चलो हो गया, बना लिया।